बड़े आज़म और बड़े हौसले के साथ इस बात का ऐलान किया कि 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा होगा और हुकूमत ने अगर किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की तो मुल्तान से भी कहीं ज्यादा उसका बुरा हश्र कर दिया जाएगा। आज जाली वज़ीर आज़म ने फिर कुछ ऐसी बातें की हैं जैसे कि वो नशे में बोल रहे हों और हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग की दावत दे रहे हैं। डायलॉग की दावत नहीं, वो हमसे इनारों मांग रहे हैं। हमने डायलॉग की उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद। बाकी नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की आपने तकरीर सुनी जो कि उन्होंने एक बैठक के बाद की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक जो पार्टीज के जो मेंबरान हैं वो अपने कायदीन को इस्तीफे जमा करवा दें और 31 दिसंबर को फिर इजलास बुलाया जाएगा जिसमें हिकमत अमली तय की जाएगी। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिसमें जेल भरो तहरीक भी है और इसके बाद है इस्तीफे भी हैं और लॉन्ग मार्च भी है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिन पर अब गौर किया जाएगा और जलसे जुलूस है, फिर इसको आगे किस तरफ ये जा रहे हैं, इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। आपको नाज़रीन ये भी बताएं कि अगर हमने इस्तीफे वापस दिए, मौलाना साहब ने कहा, तो फिर वापस भी नहीं लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर तजियाकार, कालम नगार और सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब क्या कहते हैं? उन्होंने क्या इस्तीफे दे दें 31 दिसंबर तक अपने अपने कायदीन को, मगर उन्होंने तारीख नहीं बताई कि पार्लियामेंट में ये इस्तीफे कब जा रहे हैं। देखिए, इस्तीफे तो अगर जाएंगे तो जनवरी के आखिर में जाएंगे या फरवरी के शुरू में जाएंगे ताकि नए इलेक्शन ना हो सके और सेनेट के इंतखाब ना हो पाए। सूबाई असम्बलियों के में अगर असम्बलियाँ पूरी नहीं होंगी तो फिर वो मीनिंगफुल है, वरना सिर्फ इस्तीफे देकर आप क्या करेंगे? उसका मतलब है कि इस्तीफे दे के आप तहरीक चलाएंगे। अगर आपने इस्तीफे देने तो उसके बाद आपका लाया अमल क्या होगा? क्या उस नशिस्तों पर को वो खाना पूरी करेंगे और हुकूमत उसको पुर कर लेगी? ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में एक पूरी तहरीक चलेगी जो इंतखाबात के खिलाफ होगी, जो इस बात के ऐलान होगी कि हमने तो इस्तीफे दिए हैं, इसलिए नहीं दिए कि आप अपने पिट्ठुओं को यहाँ ले आए। पहले वो सिलेक्टेड कहते हैं, फिर पता नहीं क्या कहेंगे। अच्छा, अगर वो तहरीक चलाना चाहते हैं और अगर वो खुद इलेक्शन लड़ें तो ये बड़ी एक कंट्राडिक्शन इन इटसेल्फ होगी कि आप अभी इस्तीफे दे रहे हैं उसी असेंबली से और उसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस्तीफे तो आप इस तवक्को पे देंगे कि हम इस्तीफे देंगे तो असेंबली खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ये भी असेंबली को तोड़ देंगे और नए जनरल इलेक्शन होंगे। खान साहब ने तो कह दिया कि वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन करवा लूंगा, ये कहने की बात है। अच्छा, यानी कि आपका ख्याल ज्यादा भी नहीं, अगर 100-150 नशिस्तें खाली हो जाए और भैया को तो उस पर इलेक्शन कराना पड़े तो क्या कराए जा सकते हैं? बिल्कुल, पूरे मुल्क में एक टर्बाइन पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। और जिस आदमी ने सीट छोड़ी होगी उसकी जगह जब आप दूसरे आदमी को लाएंगे तो क्या शोर पड़ेगा? अच्छा, हुकूमती मशीनरी इसमें किस किस तरह काम करेगी, ये एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी, ये एक अभी प्रेशर टैक्टिक्स है कि हम ये भी कर सकते हैं। सारी जो अपोजिशन की हिकमत अमली है वो ये बताने के लिए है कि आपके पांव लरज रहे हैं, उखड़ रहे हैं और हम आपको गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, जो स्टूडेंट का नारा था गोया वो लगा रहे हैं ये लोग। वो कहते हैं जो कुर्सी है उसकी चूल्हे हिल रही हैं, बस एक धक्के की जरूरत है। ये करना चाह रहे हैं और मैं कहते हैं मतलब लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। लॉन्ग मार्च भी हो सकता है जी। और ये कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक भी। ये दोनों टर्में जो है ना, ये अपनी नहीं है, इस धरती की नहीं है। अच्छा। और ये जो टर्म लॉन्ग मार्च की है तो ये तो लॉन्ग मार्च वो था जो मौजू तंग ने किया, और वो था कि पीछे दुश्मन आ रहा था, ये अपने लोगों को लेकर चलते रहे और इतनी दूर तक उस फौज को अपना पीछा कराया कि वो फौज थक गई। अच्छा, ये इनके बहुत बंदे अपने ही मर गए। तो ये लॉन्ग मार्च किसी और कॉन्टेस्ट में है, लेकिन कुछ लफ्ज़ हम ऐसे बोलते हैं जैसे लॉन्ग मार्च, मिलियन मार्च। वो फरहान खान थे, उन्होंने अमेरिका में मिलियन मार्च किया था, मिलियन लोग थे। हम अपने 2 लाख बंदा भी अगर कहीं इकट्ठा कर लें, हम बल्कि 1 लाख भी कर लें तो हम उसको मिलियन मार्च कहना शुरू कर देते हैं। इस तरह लॉन्ग मार्च का नाम हमने मौजू तंग से लेकर यहाँ देना शुरू कर दिया है। हर वो टर्म जो हम होती है अच्छी लगती है। ये जेल भरो तहरीक कांग्रेस का लफ्ज है, जब वो उस जमाने में इस्तेमाल किया जाता था पाकिस्तान बनने से पहले। जेल भरो किस चीज में भरो? मसलन पहले यह था कि आप गिरफ्तारियां करना चाहती हैं, गिरफ्तारियां करो। आपने कोई कानून तोड़ेंगे तो गिरफ्तारी की जाएगी ना। बिल्कुल, वो तो पाबंदी होती थी, दफा 44 की या कोई और पाबंदी होती थी, वायलेट करते थे, जेल में चले जाते थे। लेकिन ये अब समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि ये हुकूमत पर प्रेशर डालना चाहते हैं
और कहते हैं कि जलसा होगा। सिर्फ प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं? नहीं, प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, हालांकि इनको करना तो कुछ पड़ेगा। ये अपने कार्ड अभी अपने ओपन रखे हुए हैं, इस्तीफे अपने अपने लोगों को दे दो, उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं और इस्तीफे दे दो। और फिर यानी कि उनको डरा भी रहे हैं हुकूमत को कि अगर ये सूरत होगी तो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध में इस्तीफे देगी? तो इस वक्त जब ये ऐलान कर रहे थे बिलावल भुट्टो साथ थे। अच्छा, बिलावल साथ खड़े थे, वो भी मुतमिन खड़े थे? नहीं, वो मुतमिन खड़े थे, यानी इसका मतलब था कि पीपल्स पार्टी के बारे में जो शकूक और शुबात थे कि वो इस्तीफे नहीं देगी, बिल्कुल, हाँ। सिंध में अपनी हुकूमत बचाएगी। तो उन्होंने इस बात की तायद की कि वफाक से ही नहीं बल्कि सूबों से भी इस्तीफे देंगे। वरना एक ख्याल यही था कि जैसे कहा जाता है कि पार्टी जो है वो वफाक से इस्तीफा दे देगी, सूबे की हुकूमत को बचा लिया जाएगा। तो ये हिकमत अमली तो इसमें एक ज्यादा है। अच्छा, इसमें अब ये भी आ रहा है कि राब्ते हुए हैं, यानी कि हुकूमत के दो सीनियर, एक से ज्यादा उन्होंने कहा है एहसन इकबाल ने एक प्रोग्राम में, वो जो हैं वो हमारी आला क़यादत से मिले हैं, मुस्लिम लीग की क़यादत से। और सुना है कि मुस्लिम लीग की क़यादत ने ये कहा कि ये तो PDM बात करेगी और अब इमरान से बात होना मुश्किल है। मसला सिर्फ यही है कि PDM वाले बड़े अरसे से कह रहे हैं कि इमरान से बात नहीं करनी है, क्योंकि इमरान बात नहीं करता उनके ख्याल में। मौलाना साहब ने भी कहा था हुकूमत से बात नहीं करनी। नहीं, वो यही कहते हैं हुकूमत से बात नहीं होगी, जो पीछे उसकी डोरियां हिला रहे हैं उनसे बात होगी। सीधी बात तो ये है ना, ये कहना चाह रहे हैं मतलब इसका मतलब है कि नहीं है, लेकिन कहना चाह रहे हैं कि जी जो डोरियां हिला रहे हैं, कठपुतली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डोरियां हिलाने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये सारे एक ही मफहूम है और इशारा एक तरफ होता है। मतलब कहना की बात है कि भाई आओ तुम हमसे बात करो। एक तरफ ये कहते हैं कि हम फौज से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, नून लीग कहती है हमारा जो रुकन फौज से मिलेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमें बताया बगैर ना जाए। वो जब एक वाकया हो गया था मोहम्मद ज़ुबैर वाला, तो उसके बाद ये एक नया शुरू हो गया। लेकिन अब ये भी होता है, कहते हैं कि राब्ते होते हैं, राब्ते कायम हैं। असल में सियासत में कभी डायलॉग खत्म नहीं होते। मगर मरीम ने तो वाजे कह दिया था ना कि अब छुप छुपा देंगे, अब आवाम के सामने होगी जो बात होगी। हाँ, तो आवाम के सामने क्या आप यहाँ कैमरे लगा के गुफ्तगू करें? कैसे करेंगे गुफ्तगू? नहीं, यही हो सकती है ना कि जो बात करनी है आप देखिए, इससे नेशनल डायलॉग लगा इस्तेमाल किया है। नेशनल डायलॉग का रज़ा रब्बानी ने भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने शायद फौज को खत लिखा था या क्या किया था, बयान दिया था कि ये कहा था कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। मतलब उनका था कि फौज के नुमाइंदे भी यहाँ आए, पार्लियामेंट के लोग भी बैठें, अदलिया के लोगों को भी बुलाया जाए और बैठ के तमाम अदालत तय करें कि इसका मुल्क का निज़ाम कैसे चलाना है। सही शिकायत तो यही है ना जी उन्हें कि ये निज़ाम जो है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चलाया नहीं जा रहा बिल्कुल, बल्कि बल्कि इसके लिए वो तरीके इख्तियार किए जाते हैं जो कि मावराए आइन है। अदालतों ने फैसले दे दिए, जमहूरियत डिरेल हो गई। एक फैसला जिसका मैं हवाला दे सकता हूँ वो जस्टिस मुनीर वाला फैसला है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, जिसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत की गाड़ी ऐसी पटरी से उतरी कि चढ़ना मुश्किल हो गया। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है मुजाहिद बरेलवी साहब जी। मुजाहिद बरेलवी साहब से बात करते हैं, बड़ा मजा आता है इनसे बात करने का माशाल्लाह। इसलिए कि आप और हम जो हैं वो एक ही कश्ती में सवार है। अच्छा भाई मुजाहिद साहब, ये बताइए ये क्या हो रहा है? जैसे कहते इस्तीफा दे रहे हैं, इमरान खान कहते हैं दे देंगे तो हम इलेक्शन करा लेंगे। कैसे इलेक्शन? आप ये एक तो ये है कि कोई तरक्की करना चाहिए। अगर एक साल भी या एक दिन भी सहावत में आ गया हो तो उस्ताद जी कहूंगा। अब जब कोई उस तरह का सवाल करे तो वो सवाल तो अपनी जगह होता है, उसको जवाब पता होता है। और हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि जब आप पहले होता था कि जब आप सवाल करें तो आपको जवाब ही पता होना चाहिए, वरना उलट के पूछेगा। खैर मेरा तहरवा भी रहा एक दिन मैं 15वीं तरीन खालिद अनवर साहब से, जो बहुत बड़े लोग थे, सवाल करने लगा तो ये अच्छा हुआ मैं चलते थे पहले आपको पता 15वीं तरीन क्या है? खैर मैंने कहा आज ही वो देखिए आप नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। खैर मतलब कि आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब भी आपको पता है। मेरी नजर ये है कि ये जो है जो आप कुछ ज्यादा इल्म है कि आप हमने वो सियासत देखी है कि जब आप जमात इस्लामी हो, नसरुल्लाह खां हो, वली खां हो, बिरंजोर हो, भुट्टो हो, उनकी सियासत से माली मफादात वाबस्ता नहीं होते थे। वो ये नहीं देखते थे कि उन पे क्या गुजरेगी, उनके खानदान पे क्या गुजरेगी। वो कत्ल कर देगी बेचारे। आपको पता है भुट्टो दौर में मुल्तान में उनके साथ क्या हुआ, मलिक कासिम के साथ क्या हुआ, मियां तुफैल के साथ क्या हुआ। उन लोगों ने
जो सलूक हुआ इन लोगों ने तो गए ही नहीं है, ना इन्होंने थाना देखा ना कचहरी देखी। और ये जो आपके मीडिया के सरखेल है ना, जो आजकल आदि सहाफत की बात करते हैं, मीसा भी नहीं पता कि आप लोग भुट्टो दौर में आप लोगों ने थाना कचहरियां, सलाउद्दीन साहब, सज्जाद मीर साहब, इन्होंने कहा देखिए। मुझे इनका बायोडेटा एक तो बता दीजिए, जो भी आज बड़े चैनलों के जो एंकर बने हैं, कि भाई तुम लोग कितने अच्छे बेरोजगार रहे, तुम लोगों की इस वक्त तनख्वाहें क्या हैं, तुम लोगों ने कितनी थाना कचहरियां देखी। तो अभी अब बात करते हैं तो मुझे अफसोस, इसीलिए ये आधा सच बोलते हैं, हिस्ट्री पूरी नहीं बताते। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब वाली बात कि ये जो इस वक्त जमाते हैं, ये अब लिमिटेड कंपनियां हैं, इनके माली मफादात ज्यादा वाबस्ता हैं, इनकी फैमिलियां आगे ज्यादा हैं। और मैं इसीलिए कम से कम इमरान खान को ये कह देता हूँ कि कम से कम, उससे मैं इख्तिलाफ भी करता हूँ उनसे, मेरा ताल्लुक भी रहा है, इमरान खान का ये नहीं है कि उसकी औलाद को सियासत में आना है, उसके माली मफादात हैं, तो तमाम जो है ना शोहरतें, इज्जतें, ये वो सब चीजें समेट चुके हैं। और मेरे जराये के मुताबिक ये कि एक आध बार वो छोड़ के जा भी रहे थे। अब इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे बात कर समझ लें, मैं थोड़ा बमानी जवाब दे रहा हूँ आपको। ठीक बात है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पता ये है कि वो चाहती है कि एक आदमी से बात करे। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आप ये पहले ही पता है, ज़ियाउल हक एक था, भुट्टो एक था, बाद में नवाज शरीफ एक, बेनजीर भुट्टो एक, परवेज मुशर्रफ एक। अब ये बताइए कि ये अगर कोई और ये भी बात तय है कि जलसों जुलूसों से, फिर मैं जब तारीख में जाता हूँ, मैंने उनको याद दिलाया कि जनाब क्या पीएनए की मूवमेंट की सूरत में भुट्टो साहब गए, ज़ियाउल हक नहीं आते जो मार्च से प्लानिंग कर रहे थे, तो क्या पीएनए की तहरीक कामयाब होती? उसके बाद चले आ जाइए 83 की मूवमेंट, कितनी बड़ी मूवमेंट थी वो, सिंध तक रही, क्या उस तहरीक के नतीजे में गई? तो उसके बाद ये बेनजीर भुट्टो का सवाल आपने भी देखा होगा, मैं तो निसार उस्मानी साहब के दफ्तर बैठा था अप्रैल 86 में, उन्होंने कहा इससे बड़ा इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर हम चले आते हैं 88 से आगे बढ़ जाते हैं 90 तो वकला की तहरीक, बहरहाल मुशर्रफ को तो कोई पूरे सलूटों के साथ, एजाज के साथ रुखसत किया गया ना, ठीक कठेरे उधर ही खड़ा गया। फिर आ जाइए इमरान खान की तहरीक पर, इतना बड़ा झंडा कभी नहीं हुआ ताहिर कादरी का, उनका आपने भी देखा होगा, मैंने जो देखा उसमें गए। तो अगर जैसे जुलूसों से, तो हमारी 70 से लेकर 50 साल की तारीख मैंने छोटी सी आपको बता दी, उसमें जलसे जुलूसों से नहीं गए जब तक के पाकिस्तान में वो जो मेन, मैं तो खैर लफ्ज का अच्छा नहीं मुझे लगता, और हमारे यहाँ लोग बड़े आसानी से इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि बहरहाल जब मैं एस्टेब्लिशमेंट करता हूँ, कम से कम फौज के बारे में डिस्प्यूटेड बयान नहीं देना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कैंडिडेट, लेकिन पब्लिकली नहीं बात करनी चाहिए। तो इसलिए अगर ये कोई आसरा लगाए हुए बैठे हुए हैं 13 दिसंबर के बाद यूं हो जाएगा, और मौलाना जी अपनी नजीद है नहीं, सबसे इस्तीफे मांग रहे हैं। अच्छा नहीं, आज पूछा है इमरान खान से किसी ने कि ये किस बात पे इतने अकड़ रहे हैं, क्या इनके पीछे कुछ है? खैर इमरान ने जवाब तो ये दिया कि जितने ये कॉन्फिडेंट हैं उससे ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो तो खैर एक जवाब हो गया, लेकिन इशारा किया कि हाँ हो सकते हैं, कुछ गैर मुल्की भी हो सकते हैं। क्या लगता है कि क्यों, क्या इनके पीछे कोई लॉबी है कि ये इतने कॉन्फिडेंट है अपोजिशन वाले कि जा रहा है? नहीं देखिए, एक तो मियां साहब देखें, मरियम बीबी का देखें, इनमें सिर्फ एक ही का स्टेक पे लगा हुआ है, 2 लोगों का, बल्कि पीस पार्टी का नहीं। ठीक बात है। क्या आवाज कट गई? बरेलवी साहब आवाज आ रही है आपको? राबिता दोबारा कीजिएगा, मेरे ख्याल कोई टेक्निकल इशू आ गया बरेलवी साहब का। हाँ। तो कैसे देखते हैं फिर मीर साहब जो ये बातें कर रहे हैं कि बातें कुछ हैं बड़ी तल्ख से भी हैं? नहीं, ये बात तो ये कह रहे हैं कि मैं सवाल उनसे यही पूछा था, क्या इनको कोई इशारा है, क्या इन पे कुछ है? कुछ है, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों को बस कहना था कि हमें दोबारा ज्वाइन किया जी बरेलवी साहब ने। जी बरेलवी साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरे साथ आपके साथ शरीक गुफ्तगू और कौन है? ये शरीका गुफ्तगू यहाँ कोई नहीं है, ये सिर्फ हमारे जो एक किसे होता है ना एंकर, वो हैं, वो मुझसे आप डायलॉग कर रहे थे अपनी तरफ से। क्या आप बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये जो क्या इनके पीछे कोई कुव्वत हो सकती है, मुल्क की कुव्वत? मीर साहब देखिए, एक तो आपको भी पता है कि हमेशा जो पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट तो है नहीं, पाकिस्तान एक यानी ये होता था एक जमाने में बनाना स्टेट उसको कहते थे कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में ये होता था, वो होते थे दो कंडल एक जगह बैठते थे, कहते एक तुम रेडियो पाकिस्तान ये तुम चला जाए, हम कब्जा कर लेंगे। आगे ना इस्टेब्लिशमेंट, और ये आर्मी वो नहीं है, हमारी आर्मी वो वाली आर्मी है जो जेल हम पिछले उसकी हिस्ट्री है, और अभी तक नहीं, मैं एक बात होती है कि आमतौर पर
जब हंगामा मैं होता है, बात कहना ये चाह रहा हूँ कि कहने का मकसद ये कि जो अंडर एस्टिमेट करते हैं पाक में, जो मैंने आपसे पूरी पहले जो हिस्ट्री बात करी थी, पाकिस्तान में जो तब्दीली होती है ये जरूर रखते हैं कि एक सेकंड हॉर्स हो, दूसरा घोड़ा, अजहर खान फला, तो ये जो वो समझते हैं कि अगर इमरान खान किसी वो हो गए तो फिर सेकंड स्ट्रेटजी क्या होगी। और ये तो अगर पढ़े लिखे लोग भी हों, आप भी अगर मालिक हो, तो अगर पता चले कि एडिटर जा रहा है तो आपको पता होगा कि आपसे एडिटर किसे बनाना है। इतनी बड़ी फौज ये नहीं समझती कि ये इस मुल्क की बागडोर का ताल्लुक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे है, रीजनल लेवल पे है। इसका पाकिस्तान में अगर हुकूमत तब्दील होती है तो इसके लिए पहले तो कहते थे ना वाशिंगटन, जद्दा, इनका होना जरूरी है। ये नहीं है कि ये रातों रात गवर्नमेंट चल जाती है, मरियम बीबी को दे दें या आसफा बीबी या बिलावल को दे दें सरदार। और ये आपने देखा कि आसिफ खान साहब कॉलम लिखने पे ही है ना, कहाँ थे, कितना बड़े थे, सदर पाकिस्तान बनना चाहते थे, उनके सौदा समा गया था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो मौलाना साहब का क्योंकि जाता कुछ नहीं है, इज ए लूजर, वो इसलिए कर रहे हैं, उनके पास 6 सीटें भी नहीं है, वो दे दे रिजाइन। लेकिन पीपल्स पार्टी का स्टेक पे है, सिंध गवर्नमेंट, और उनको भी पता है कि ये एक एक फोन कॉल की मार है उनकी आधी जो इलेक्टेबल है। पंजाब में भी आपको पता है, और अभी खुद कह रहे थे, अभी अच्छा हुआ एक मेरे दोस्त को कह रहे जो कहते क्या हुआ सेनेट के इलेक्शन में, मुझे टायर बिजंजो ने बताया कि जी 25 सेनेटर जो हैं वो उनके कहने पे वोट देते हैं। और जब उन्होंने DIG मकबूल से पूछा, जो चेयरमैन कमेटी था, कि हासिल बिजंजो को ये वोट 15 क्यों मिले, तो कहने का आपको नहीं पता कि अभी बता ही नहीं सके कैसे वोट दे दिए। ये रिजाइन कैसे देंगे जो वोट देते हैं उसको, बाप कैसे बनाते हैं। जरदारी साहब कैसे लेके बैठ गए थे बलूचिस्तान की असेंबली ओवरनाइट, 42 से जो है 5 पे पहुंच गई सरदार सनाजरी की, कैसे इस्तीफे देंगे मीर साहब। और मैं पहले ही कह चुका हूँ जलसों जुलूसों रेडियो के जरिए PNA नहीं हटा सकी इतनी पॉपुलर मोहन भुट्टो को, जियाउल हक आया तो उसने हटाया, मुशर्रफ तक को इन्होंने नहीं हटाया वकला की इतनी बड़ी भरकम तहरीक में। जनरल महमूद ने वाशिंगटन ने कहा मुशर्रफ साहब आप पे आप लाइब्रेटी बन गए, अब आप जाएं, लेकिन उनको सलूट के साथ गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ रुखसत किया गया। अब मतलब यह है कहने का कि इस वक्त कोई जियाउल हक नहीं है जो इनको रिप्लेस करे, क्योंकि जियाउल हक के खिलाफ तो कुछ शुरू हुए, यानी कि आप जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कह दीजिए, फौज कह दीजिए, आप उसी के खिलाफ तो लगे हुए हैं। फिर किसकी इसमें थोड़ी तब्दीली आई है, और आप भी हम लोग भी उन महफिलों बैठे। मेरा ये ख्याल है कि जो मुशर्रफ का जो मेरे ख्याल सबसे अच्छा वो था कि जिसमें NRO हुआ था, और अब तो किताबें आ गई हैं आजकल, मैं आप भी जानते होंगे वाली साहब की हुए किस तरीके से NRO हुआ। 1 साल में बैठे बेनजीर भुट्टो और कंडोलीज़ा राइस पीछे बैठी, और फिर बेनजीर ने उनसे रब्ता किया, और फिर मुशर्रफ की मुलाकात हुई, और फिर शेख जमानती हुई, NRO हुआ ना बाकायदा। समझ गई कि मैं पावर में नहीं आ सकती, कहने मतलब ये है कि ये, लेकिन वो मुशर्रफ का तजर्बा नाकाम हुआ। उसके बाद आप मैंने कहा ना ये बनाना स्टेट नहीं है, तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल जो हमारी फौज है, उन्होंने कहा जी अब हमें खुद नहीं आना, हमें ये इनको करने दे जाए और आज रिप्लेस करे जाए, इमरान खान कोई और करे। तो एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में आपने देखा कि मुशर्रफ से कियानी को मिला, कियानी से राहिल को शरीफ को मिला, लोग बड़ी बातें कर रहे थे, राहिल शरीफ के बाद बाजवा को मिला, बाजवा साहब भी छोड़ के जाएंगे। अब सॉरी जिसे मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, पाकिस्तान में फौज अब बराह रास्त अगर कोई लोग समझ आए वो नहीं आएगी, ठीक बात, इंटीरियर रिप्लेसमेंट होंगे, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ना वेस्ट इसको एक्सेप्ट करता है, ना आवाम एक्सेप्ट करते हैं, ना फौजी जनरल जो है वो जो आपने सुना था चर्चिल का, जनरल जो है जंगों के लिए होते हैं, सियासत के लिए नहीं होते। और अब इनकी भी समझ नहीं है, और ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये भी आपको पता है। हम ये समझते हैं कि ये फौजी ऐसी रंगूट है, वो जेलम वाले नहीं है। मीर साहब मुझसे और आपसे ज्यादा इन्हें इंजीनियरिंग का पता है, पॉलिटिक्स का पता है, जर्नलिज्म का पता है, आप भी मिलते होंगे, हर चीज का पता है। ये फौज वो वाली नहीं है, वो जो 60s की हम समझते थे यूब खान वाली रंगूट फौज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने बहुत मजे की बातें की हैं और हमेशा मजे की करते हैं, इसलिए हम आपको तलाश करके आपको चाहते हैं कि आपसे बात हो। बड़ी इन्होंने क्लियर बातें की हैं। अच्छा, आप उनसे एक चीज पूछ रहे थे, वो बात फिर निकली और कहीं और तक निकली, इनके मुल्की या गैर मुल्की कोई कुव्वत है जो इतना पूरे तमाम कुव्वतें अगर हैं भी तो गैर मुल्की कुव्वतें तो इसको कुछ कर नहीं सकती। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी बनाना रिपब्लिक नहीं है, हमारी फौज है और ठीक ठाक फौज है। अगर कोई कर सकता है तो वो अमेरिका कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसने हमारी इकोनॉमी पे इतना इन्फ्लुएंस किया हुआ है, IMF और ये और CPEC के खिलाफ एक जहाज बनाया हुआ है कि वो इस वक्त किसी को नहीं छेड़ेगा। वो आपकी ना फौज को छेड़ेगा ना आपके हुक्मरानों को छेड़ना चाहता है।
ऐसी सूरत में ये किस तरह फतह हासिल करते हैं, इनको क्या इशारा है या इनकी क्या असेसमेंट है, दोनों बातें करनी है। इशारा नहीं तो असेसमेंट क्या है। अब ये है कि इसे हुकूमत का मुसलसल तो हुई है, ये कैसे नहीं होती। उसके खुद इमरान खान के धरने पर चीनी सदर ने आना था, उसका दौरा मुलतवी हुआ और सी पैक पे जो असर पड़ा वो आज तक पड़ा हुआ है, इनके असर से भी पड़ेगा। और जाहिर है कि अगर सिर्फ ये वो भी डट जाए, ये भी डट जाए और मईशत जो है तबाह होती रहे और बीच में कोई अंपायर भी ना हो। अंपायर भी होना एक अच्छी बात होती है जी। 58(2) भी थी जिसमें सदर जो था इंटरवीन कर सकता था, असेंबली तोड़ सकता था, प्राइम मिनिस्टर को निकाल सकता था और फौरन इलेक्शन कराना पड़ता था। वो कहते हैं कि वो एक सेफ्टी वाल्व था, वो आपने ख़त्म कर दिया। तो अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर तो बड़ी मसला तो है ना जी। इसलिए शायद हुकूमत के दो बंदे जो हैं, आज नून लीग से उन्होंने रब्ता किया है, आला सतह पे किस हद तक किया है ये मैं नहीं कह सकता। एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे यानी ये रब्ता हुआ है और एक से ज्यादा है। और अच्छा, जो पीडीएम के अब तक के अहदाफ हैं, आपको क्या देख रहे हैं, वो टारगेट हासिल करते चले जा रहे हैं दिन ब दिन जो जलसे हो रहे हैं? नहीं, अहदाफ तो नहीं, लेकिन वो एक तरह की पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी कुव्वत जो है अपोजिशन की। देखिए, आप जब अपोजिशन को तंग करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, दीवार से लगाते हैं, तो फिर पंजा तो मारती है जी। बिल्कुल। आपने ये किया कि असेंबली में एक पास किया बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ा मुश्किल था और कहना शुरू कर दिया ये फैटफ की वजह से कर रहे हैं, और फिर कहना शुरू कर दिया जी ये एनआरओ मांग रहे हैं फैटफ का नाम लगाकर। तो उन्होंने कहा ये तो हमें बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने उनसे अमेंडमेंट की बात थी, उन्होंने कहा अच्छा जी फारूक नाइक ने कुछ अमेंडमेंट दे दी। ख्वाजा साहब कहते मैंने कहा कि इनको ना दो, ये यूज करेंगे, और आपने यूज कर दी कि 34 तरमीमें चाहते हैं। भाई मुज़ाकरात इस तरह होते हैं? हर इस तरह तो कोई आपसे बात नहीं करेगा। तो फिर आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी है वो सिंध हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? मगर बैरिस्टर आमिर साहब हमारे साथ हैं, बैरिस्टर साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आमिर हसन साहब जी 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 माशाल्लाह जी। कैसे जनाब आमिर साहब, ठीक है आप, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे हैं कि आज पीडीएम ने कुछ फैसले इस तरह के किए हैं कि जैसे लगता है कि वो इस्तीफे जो हैं वो अपने अपने लीडर्स को दे देंगे और जब तक आएगा तो इस्तीफों का ऐलान भी हो जाएगा। इस पे सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि क्या उन्होंने कहा सूबाई में भी इस्तीफे देंगे और वफाक में भी देंगे। बिलावल साहब वहां खड़े थे और लगता है उनकी कंसेंट है। लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी। अब क्या लगता है, सारा क्या खेल लगता है आपको? मैं मुख्तसर यानी बजाय स्पेसिफिक करने के जनरलाइज सवाल करता हूँ, खेल क्या लग रहा है आपको? देखिए मीर साहब, कई दफा होता है कि तहरीकें चलती हैं और उसका लाया अमल बाद में बनता है और बाद में ऐसे किए जाते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 20 सितंबर को जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और पीडीएम का क़याम अमल में आया था, तो उसी वक्त सारा लाया अमल लिख दिया गया था, जिसमें सारे मुतालबात भी शामिल किए गए थे और एहतजाज का पूरा प्रोग्राम जलसों का दिया गया था कि अक्टूबर से जलसे शुरू होंगे और 13 दिसंबर तक लाहौर तक जलसे होंगे और उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा और अदम एतमाद और इस्तीफों का ऐलान वक्त पर किया जाएगा। ठीक है। तो आपके सामने ये 13 के जलसे के बाद पूरा कल अब स्टीयरिंग कमेटी बैठ रही है, उसपे सारे इस्तीफों का फैसला होगा कि कैसे देनी है। इस्तीफे सारे क़यादतों को जमा करवाए जाएंगे, कौमी असेंबली के भी और सूबाई असेंबली के भी। अब कौन सी असेंबली के इस्तीफे किस वक्त में और किस तरह इस्तेमाल करने हैं, ये तमाम क़यादतों का मुश्तरका फैसला पीडीएम की क़यादत का होगा, जिस तरह के आज शरबाई इजलास में होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत शर्मगेजी फैलाना चाह रही थी कि शायद कोई जमात रिलक्टेंट होगी और हम लोग इकट्ठा कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, तो आपने ये तहरीक चलते भी देखी, हमारे मुश्तरका जलसे होते हुए भी देखे, कारकुनों के क़यादत को सराहना और क़यादतों का कारकुनों के साथ होना। हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, लेकिन किसी भी कोई जलसे के अंदर बदमज़गी नहीं हुई, क़यादतों को एहतराम मिला है, कारकुनों को एहतराम मिला है। तो ये एक बड़ा सबूत है कि अवाम इस वक्त इमरान खान की नालायक, नकम्मी और नखट्टू हुकूमत से तंग आ चुके हैं, जिससे उन्हें बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, बदतरीन मईशत, कश्मीर का सौदा और पाकिस्तान के वकार का सौदा, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अब लोगों का ये फैसला है वो पीडीएम के साथ है और इस्तीफे मीर साहब क़यादतों को जमा हो जाएंगे और जब भी क़यादतें करती हैं, जब इतनी बड़ी बातें होती हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर
आपका कोई फैसले होते हैं तो कोई भी फिर उससे बैकआउट नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि अब ये हुकूमत की खात्मे की घड़ियां करीब हैं, तो सीधे इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे आएंगे। अभी आप 13 दिसंबर का जलसा देखें और उसके बाद आप ये देखें ये मेच्योर पॉलिटिकल की आदतें हैं। आप पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, आप मुझे बताएं कि जो क़यादतें इधर मौजूद हैं, वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हो, मियां नवाज शरीफ हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, इनके पॉलिटिकल विजडम का कोई मुकाबला है दूसरी तरफ? और अगर नौजवान क़यादतों में आए तो चाहे बिलावल भुट्टो हो या मरियम बीबी हो, तो क्या इमरान का मुकाबला कर सकता है? एक तरफ ये क़यादतें खड़ी हैं और एक तरफ एक वो शख्स है जो खुद सरी और खुद नुमाई और मुतकब्बर रवैये के साथ पाकिस्तान के निज़ाम का बेड़ा गर्क करना चाहता है। और उसके पीछे पुष्ट बनाई में चंद लोग खड़े हैं जिन्हें अपनी अपनी शायद नौकरियां हैं या अपने अपने मुफादात हैं। तो इस तरह मुल्क और रियासतें आगे नहीं बढ़ती हैं। ये बात अब ये फैसले का वक्त है और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला हमेशा के लिए एकदम दुरुस्त सहमत पे होगा जी इंशाअल्लाह। गिराना नहीं है। अब ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला करना है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, कोई बंदूक नहीं है, कोई बंदूक वाला नहीं है। जिसे अवाम चाहेंगे, जिसके हक से फैसला देंगे, वो हुकूमत करेगा और आइन के तहत तमाम इदारों को अपनी डोमेन के अंदर काम करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी के लोगों को कुर्सियों पे बिठाएं और अपनी मर्जी की आप कठपुतली तमाशा खेलें। ये मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाता। ठीक बात, बहुत अच्छा जी आमिर साहब, बहुत आपने तफसील का बहुत क्लैरिटी के साथ बयान किया। किस्सा एक ही है जी, किस्सा ये है कि सब लोग डट गए और तंग आगत जंग आमद वाली बात है। इनको पहले दिन से शक था कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, नाअहल है, सिलेक्टेड है, लेकिन इन्होंने फिर भी फैसला किया खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने कि हम इस निज़ाम को चलने देंगे। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान उसी दिन कहते थे कि जान छुड़ाओ इनसे। अच्छा, वो इन्होंने इस पर किया, लेकिन इसके बाद बहुत सारी सूरत पैदा हुई, वाक़यात आए। हुकूमत के इनके साथ राब्ते, मैं नहीं कहता हुकूमत डटी हुई या अड़ी हुई है, राब्ते नहीं बन पाए, ऐसे राब्ते जो कि मसाइल को हल करें। जो छोटे मोटे राब्ते हुए उसको मिस यूज़ भी किया गया कई लिहाज से। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में सिचुएशन खासी ख़राब हुई है और ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कहते हैं कि गोया हुकूमत जा रही है और हुकूमत जो समझती है कि हमारा बाल बीका नहीं कर सकते, जहाँ पहुँचे हुए। जी सही। हमें ब्रेक पर जाना है। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों के साथ बैठक हुई और कुछ बातें हुई हैं, उनको डिस्कस करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सजाद मीर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों के साथ बैठक होती है जहां पर वो कहते हैं कि अपोजिशन के साथ में बातचीत तो कर लूंगा मगर एनआरओ के अलावा इसके अलावा बात करेंगे। एतमाद अगर कहते हैं वो पूरे एतमाद है तो मैं भी बहुत पूरे एतमाद हूँ। कैसे देखते हैं इस गुफ्तगू को और इस बैठक को? बातें तो वही पुरानी नजर आ रही हैं। एक तो अच्छी बात हुई कि आज पहली बार उनकी प्रिंट मीडिया से और यानी एक्चुअल जर्नलिस्टों से बात हुई। ये मुशर्रफ ने रवाज डाला था कि मुझे याद है कि एक दिन अचानक पता चला कि मुशर्रफ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चंद एंकर्स को बुलाकर उनसे मीटिंग की है। उसमें कोई एडिटर और कोई जर्नलिस्ट जो प्रिंट मीडिया के कॉलमिस्ट वगैरह वो शामिल नहीं थे। मैं तो मजाक में कभी कभी कहा भी करता है कि जब हम कॉलर नवीस थे या एडिटर थे तो हम दानिश्वर कहलाते थे और जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए तो एनालिस्ट कराना शुरू कर दिया, तजिया नगार। तो मकामों तो वो स्टार्ट किया और उसके बाद ये रवाज पड़ गया कि इनको बुलाओ, यही लोगों को बरगलाते हैं या पट्टी पढ़ाते हैं, जो कहना है इनको कह लो। तो वो फीडबैक जो कि एक डीप जर्नलिस्ट मिलना था चाहिए था हुकूमत को कभी नहीं मिला, उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ। इमरान ने पहली मीटिंग की है, इसमें कौन से लोग बुलाए गए हैं, कुछ नाम मैंने सुने, अच्छे बड़े लोग भी हैं। हो सकता है कुछ लोग इन्होंने गायब कर दिए हो, वो लोग जो इनको सूट ना करते हो। इस हुकूमत में ये बड़ी बहुत बुरी आदत, मीठा मीठा हम ये अपने पसंद के लोगों को बुलाती है। मुझे किसी ने पूछा, मैंने कहा हमारा तो नाम ही किसी लिस्ट में नहीं है और ना हम कोई शौक है हमें कि ये होता था कि एक ज़माने में पीआईडी होती थी, बड़ी गैर जामदार होती थी। हुकूमतें बदलती रहती थी, चाहे भुट्टो की हुकूमत आए, चाहे ज़ियाउल्लाह की हुकूमत आए, चाहे किसी की हुकूमत आए,
जो जर्नलिस्ट किसी मामले में भी मीनिंगफुल होता था, लाजमी नहीं कि वो उसके बाद बड़ी पोस्ट भी हो, वो आमतौर पर हुकूमत की लिस्ट में रहता था कि ये लोग, ये अगर कुछ लिखेगा भी ना भी लिखेगा तो बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस भी करेगा। आजकल तो बच्चे इन्फ्लुएंस बड़ों को कर रहे हैं, कोई ज़माने बदल गया है। तो बहरहाल आज की मीटिंग हुई, ये पॉजिटिव बात है, मैं इसको पॉजिटिव बात कहता हूँ। और इस पर उन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत से सवाल लोगों ने पूछे भी होंगे। अभी पूरी डिटेल भी नहीं आई, सिर्फ इतनी सी बात सामने आई है कि जब उनसे कहा गया कि वो फिर बताइए कि ये अपोजिशन इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, इनके पीछे कोई है, तो उन्होंने कहा कॉन्फिडेंट है, मैं उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा, ये इमरान का असलूब है और ये कि मैं बातचीत बिल्कुल हो सकती है, एनआरओ नहीं दूंगा। भाई बात ये है कि ये अगर आप कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो कहते हैं इस नलायक से बात नहीं करेंगे, आप उन्हें करप्ट कहते हैं, वो आपको नलायक कहते हैं। इस तरह तो बात नहीं बनती ना। बिल्कुल। और देखिए करप्शन के बड़े लेवल हैं। आपने 4-5 तो आपके साथियों ने बताया था कि जब ऊपर का आदमी करप्ट नहीं होता तो नीचे सब ठीक हो जाता है। ठीक हुआ? अब भी वो कहते हैं ना, आप आदमी ईमानदार है, लेकिन ठीक हुआ? और फिर ये जो किसी ने पट्टी पढ़ाई थी कि 200 अरब रुपया पकड़ कर आएगा लूटी हुई दौलत, 100 जो है वो आई में कबू में मारेगा और 100 किसी मुल्क में, मुराद सईद वगैरह कहते हैं, जो भी मुराद सईद वगैरह कहते थे। आपको समझ आई कि वो सारे ये एक ऐसे घर बैठे हुए एनालिसिस किए हुए थे, इसका कोई मतलब नहीं था, ना इतने पैसे थे ना। अब आपने करप्शन के खिलाफ किया है, लेकिन फिर करप्शन का मतलब रियासत मदीना में रहने वालों के लिए सब यही नहीं है कि माली करप्शन हो, और बहुत सी करप्शन है, अखलाकी करप्शन भी है, बिल्कुल। और एक बदकिरदारी भी इस माशरे में बहुत फैल गई है। शराब नोश अल्लान उसको जैतून का नाम या शहद का नाम दे, शहद की बोतल। मतलब ये है कि ये माशरा बिल्कुल उखड़ रहा है। इस उखड़े हुए माशरे में आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह इसकी इस्लाह करेंगे आप, कैसे मुल्क को खड़ा करेंगे? ये कोई कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर नहीं है। वो इमरान खान बड़ी शराफत से कहते हैं ये मेरे बहनोई का प्लाट था, वो पुलिस छुड़ा नहीं रही थी और मैंने फिर चेंज किया बंदा, उसने आते छुड़ा लिया। बताइए ये तो फिर वज़ीर आज़म होकर फिर बात नहीं है। बहरहाल अल्लाह करे कि उन्होंने जो बातें की हैं उसकी डिटेल भी जब सामने आएगी तो फिर और डिटेल के साथ बात करेंगे, अल्लाह करे। चलें अगली स्टोरी की जानिब बढ़ता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि वज़ीर आज़म सिर्फ 5 मशीर रह सकते हैं, जबकि उन्होंने पिछले दिनों कल अदम भी किया, लास्ट डे भी हमने वो स्टोरी करनी थी, वो रह गई थी। कैसे देखते हैं इस फैसले को कि 5 मशीर? वो देखिए, वो बात यह है कि खासतौर पर हफीज शेख के बारे में कि वज़ीर खजाना की यानी बशीर खजाना है, हमारे यहाँ रहे हैं मशीर, कोई नई बात नहीं है। सताज अजीज फॉरेन ऑफिस के इंचार्ज थे, वज़ीर खजाना नहीं थे, वो थे बशीर खजाना थे। सेनेटर बनने का वक्त आया तो नवाज शरीफ ने उनको कहा कि फॉर्म फिल करें, तो उससे लगा कि शायद उनको सेनेटर बना के वजीर बना देंगे, लेकिन मालूम हुआ, हालांकि बहुत करीबी थे उनके, बहुत एहतराम भी करते थे उनका, उनको सेनेट का टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया मुझे कुछ समझ नहीं आती। गालिबन वो इसलिए भी नहीं दिया गया कि उस वक्त चाहते ये था कि जिस आदमी के पास खजाने का खारजा अमूर का कलमदान हो वो फुल वजीर ना हो, वो मैं खुद हूँ। क्यों? इसलिए कि शायद उनका ख्याल था कि इस पर प्रेशर डाला जाएगा, हमारी अंदरूनी फोर्सेस, इनका लड़ाई तो यानी कि इस मामले में फौज के साथ थी, उनको पता था कि प्रेशर डालेंगे, तो इन्होंने एक तरह का फेस करने की। अब हफीज शेख कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, वो एक टेक्नोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट के तौर पर रखा हुआ है। हो सकता है फिर इन इलेक्शन में उसको सेनेटर बना के वजीर बना दिया जाए, हो सकता है इमरान खान अपनी निश्चित से किसी के कोटे पे आए उस शख्स को ना देना चाहे, फिर क्या करेंगे? वैसे अगर चाहें तो अब भी वो किसी एक शख्स को कहेंगे कि तुम सेनेट का छोड़ दो और बाई इलेक्शन करा के उनको बना दें। लेकिन ये भी हो सकता है कि 5 उन्होंने कहा कि बंदे जो हैं वो हो सकते हैं, मशीर हो सकते हैं, तो डिक्लेयर कर दी जाए कि ये 5 बंदे जो हैं, एक तरफ कफायशारी होते थे पूरी ये मशीर है। नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो ही नहीं सकते। यहाँ तो वजीर होंगे यानी कि इलेक्टेड बंदा होगा, मशीर आप 5 रख सकते हैं बिल्कुल, जो कैबिनेट के साथ। तो हो सकता है कि जो ज्यादा रखे हुए हैं उनमें से कुछ को फारग कर दें, किसी को मुआवने खुसूसी बना दें, करके 5 की तादाद करके कोई कॉन्स्टिट्यूशन रास्ता सोच रहे होंगे। लेकिन ये कोर्ट को ठीक बात कही, एक शख्स जो इलेक्टेड नहीं है, एक शख्स जो कि मुल्क के मामला को चला रहा है और किसी के सामने जवाब दे नहीं है, उसको किसी कमेटी का, खासतौर पर निजकारी की कमेटी का सरबराह बनाना बहुत जुल्म की बात है। यानी हमारी स्टील मिल बेच दो, हमारी PI बेच दो और आवाम के सामने आप जवाब देना हो, ये एक बहुत ही एक ऐसी बात है जिस पे हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। सही है। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ता हूँ जिसमें है
नोम चॉम्स्की साहब जो कि नामवर दानिश्वर हैं, उन्होंने कराची में एक वीडियो लिंक के जरिए यूनिवर्सिटी से खिताब किया। उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं पाकिस्तान के मुतालिक, इंडिया के मुतालिक, आपने भी और पढ़ी हैं, देखी सुनी भी हैं। क्या कहते हैं कि उनकी ये बातें हैं कितनी हद तक ऑथेंटिक है और ये मुस्तकबिल? नोम चॉम्स्की के बारे में मैं तो बहुत ज्यादा उनका कायल नहीं हूँ, अगर देखिए इंटरनेशनली वो इज एस्टेब्लिश्ड एंड रिनाउंड इंटेलेक्चुअल, पब्लिक इंटेलेक्चुअल। वो बेसिकली तो लिंग्विस्टिक हैं के मास्टर हैं, लेकिन उन्होंने सोशल वर्क साइंस में ये बहुत सारी किताबें, 100 किताबें लिखी हैं। 100 किताबें दुनिया की हर चीज़ पे करते हैं, लेफ्ट इंक्लाइंड एक सोच रखते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान की मसले का हल वही तलाश किया कि जो लेफ्ट इंक्लाइंड किसी इंटेलेक्चुअल का हो सकता है, किसी खुदबाई का हो सकता है, कि साइंस की तालीम को निकाल दिया गया है। अच्छा, निकाल दिया गया होगा क्योंकि हमारे यहाँ साइंस की तालीम में ही अब्दुल सलाम खां हम ही ने पैदा किया था ना। अब माफ़ी चाहता हूँ, अब्दुल सलाम का नाम सुन के हमारे बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं, कोई इससे इस्लाम की बहस आ जाती है, उससे बात नहीं मैं करना चाहता। मैं कहा पाकिस्तानी तो है ना जी, पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ था ना, सही, और कहाँ से पढ़ के मैथ गया था वो, फिर कैम्ब्रिज में जाके नोबेल इनाम भी लिया उसे। खैर ये तो अब बात करने की नहीं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारा जब प्रेजेंट सिस्टम है, अब दुनिया भर में इस पे होता है, ये है कि मैथ की तालीम के लिए ना, खास तौर पर साइंस में एक बेसिक जो चीज़ है वो मैथ की तालीम के लिए ना एक बहुत बड़ा पैटर्न इख्तियार किया जाता है, जिससे पता चले कि लोगों में इनोवेशन पैदा हो। तो पाकिस्तान में वो अदारे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम करना चाहते हैं, वो कैलिफोर्निया या दूसरी यूनिवर्सिटियों का निसाब लेकर उसको हमारे हालात के मुताबिक ढालते हैं, लेकिन मैथ के मामले में वो सिंगापुर की तरफ कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हैं, ताकि लोगों में इनोवेटिव अप्रोच पैदा हो, टेक्नोलॉजी को वो समझ सकें, वो आगे बढ़ सकें, विजन उनका जो है वो प्रैक्टिकल तरफ जाए। उसमें कमी होगी, लेकिन उसका कहना मजहबी तवाहम परस्ती, तो इस पर जूते मारने को दिल करता है। आप ये कह सकते हो कि हद से बड़ी मजहबियत ने हमारे लिए मसाइल पैदा की है, लेकिन जब आप मजहबी तवाहम परस्ती का जिक्र करेंगे तो खैर शायद हमारे यहाँ इतनी नहीं है जितनी शायद आपके यहाँ हो। और मजहब को तवाहम परस्ती के साथ जोड़ना जो है लेफ्ट का ही कमाल है, यही किसी हुदबाई का कमाल है कि नोम चॉम्स्की को जेब नहीं देता कि इस तरह की बातें करे। बिल्कुल इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म खतरे पे है, और वो इसलिए कहा कि वहाँ अब मोदी की जो हुकूमत है वो बहुत से मसाइल तो पैदा कर सकती है और कर रही है, लेकिन बहुत सी दुनिया के लोग जो है ना इस पर आप गौर भी कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने आप को इस मैनेज से बचा सकते हैं जो कि फाशिज्म के करीब है। लेकिन वो इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि वहाँ भी ट्रंप था, और उन्होंने इस पर जिक्र किया कि अमेरिका का माशरा भी जो है वो वहाँ एक्सट्रीम राइट ने मसाइल पैदा किए। एक्सट्रीम राइट से मुराद वही है, वहाँ एक्सट्रीम राइट से मुराद फाशिज्म होता है, एक्सट्रीम राइट से मुराद ट्रम्पिज्म है। ट्रम्प मोदी जो कर रहे हैं इसके खिलाफ वो बोलता है और ठीक बोलता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लेफ्ट का है। एडवर्ड सईद, ये सारे लोग जो हैं ये एक खास जेन है, ये पाकिस्तान में बहुत से लोग शायद हो सकता है इनके स्टूडेंट भी रहे हों, एडवर्ड सईद के तो हैं, इनके भी होंगे, हाँ हैं मेरा ख्याल में। और लेकिन मेरी राय में उसने एक माकूल बात जो है उन जॉर्गन्स में कही है या उन इडियम्स में कही है जो हमें अच्छे नहीं लगते। असूली तौर पर बात दुरुस्त है कि हमें साइंस की तालीम पे जोर देना चाहिए। हमारे ये जितनी नए नए कॉलेज खुलते हैं ना, और जिसकी स्कूल खुलते हैं, कॉलेज नहीं स्कूल खुलते हैं, इन स्कूलों में साइंस की बजाय ना हम कोई आर्ट की तालीम देते हैं। हम किसी को स्विमिंग सिखा रहे हैं, किसी को पेंटिंग सिखा रहे हैं बच्चे को, किसी की मौसीकी सिखा रहे हैं, किसी को डांस सिखा रहे हैं। वेल डन करते रहो, लेकिन साइंस पढ़ाओ भाई, साइंस पढ़ाओ। साइंस पढ़ेंगे और साइंस में बेसिक इल्म को पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे। इनोवेशन का तो ये होता है कि बच्चे को आप कुछ इस तरह सिखाया जाता है कि आप ब्लॉक्स देते हैं, तो जोड़ो इसको, वो जोड़ के इसकी इमारत बना, वो जोड़ के उसका हाथी बना देता है, वो जोड़ के उसका घोड़ा बना देता है। इस तरह की जो चीजें होती हैं छोटी तालीम लेवल पर, वो हम नहीं दे पा रहे। बड़े लेवल पर क्या देंगे? हम नकल मार लेते हैं, कभी कभी मैथ की किसी किताब की पढ़ा देते हैं। हमें अपने कम से कम 50 लोग जो है ना साइंस की एजुकेशन की तालीम के लिए वक्फ करने चाहिए, और उनको दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए भेजना चाहिए। और मेरे ख्याल में अमेरिका से ज़्यादा ये काम जर्मनी में या सिंगापुर में या दूसरी जगहों पे हो सकता है। अच्छा, बिलियन ट्री सोनामी के हवाले से आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? बिलियन ट्री सोनामी सुप्रीम कोर्ट ने, जब वो आपको मालूम होगा, हमने वो स्टोरी भी की थी, आपसे पूछा भी था बेज़ाब्तियों के मुतालिक। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि वो ड्रोन से और वो सारी उसकी फुटेजेस लेके तो वो सारी एक रिपोर्ट तैयार की जाए और वो फाइल में करके तो पेश की जाए। अब एडिटर जनरल साहब ने इंकशाफ किया जी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं बिलियन ट्री सोनामी में, क्या कहते हैं? बिलियन ट्री सुनामी में छोटी मोटी बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई हैं, लेकिन जब आप बिलियन ट्री कहते हैं हमने लगा दिए 1 अरब दरख्त, तो नजर
चाहिए भाई। आप वो कहें कि गधे खा गए चढ़ गए, उधर गधे भी नहीं होते, उधर कुछ और होते, खच्चर होते, पता नहीं क्या होते होंगे, वो खा गए चढ़ गए, तो ये तो फिर बात नहीं बनती ना। आपको वो 1 अरब दरख्त जो है बताने पड़ेंगे। उन्होंने फिक्रा कसा था इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त लगाए गए, उन्हें कहाँ लगाए गए? हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें नजर तो नहीं आ रहे, क्या बनी गाला में लगा लिए? कोर्ट भी तो फिक्रेबाजी करती है ना, फिर मजे मजे लेगा, अभी कहाँ दरख्त लगा दी तुमने? तो बिलियन ट्री जिसको 5 बिलियन कह दिया था इमरान खान ने वहाँ बीजिंग में जाकर, हमें नजर नहीं आ रहे। कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्लांटेशन होनी चाहिए, दरख्त लगने चाहिए, क्लाइमेट चेंज के लिए भी जरूरी है, हमारे माहौल के लिए जरूरी है, हमारे लिए फ्यूचर की दौलत भी पैदा होगी। दरख्त लगाएं, बल्कि फलों के दरख्त लगाएं। इलाकों में वो दरख्त, वहाँ चनगोजा होता है, आप चनगोजा के दरख्त लगाते जाए। बिल्कुल, आप प्लान करें दरख्त लगाने का, आप सिर्फ ग्रीनरी पैदा करने की भी दरख्त लगा सकते हैं। इस्लामी ने ये किया था इधर पानसेरा वाली साइड पे, की साइड पे वो जैतून के, हाँ जैतून के दरख्त लगे हुए कलर कहार पे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है और करना चाहिए। सिर्फ इससे यही नहीं है कि आप जैतून हासिल करें या जैसे मैंने इलाके की आबो हवा के जैसे चनगोजे कह दिया, लेकिन मतलब मेरा कहने कि आपको सिर्फ ग्रीनरी भी चाहिए अपनी मौसम पे काबू पाने के लिए, अपने सैलाब के अनरूरी पानी को रोकने के लिए, ये सब चीज़ चाहिए। वो अगर आप करेंगे तो बेहतर होगा, वरना ये बहुत क्रूशियल सिचुएशन बन जाएगी मौसमियाती हवाले से भी। अच्छा अमीर साहब, बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगा। क्लोजिंग रिमार्क ये जी कि ये जो पीडीएम का जलसा है, इसकी साथ और हुकूमत का जो उस पर रवैया है, इन दोनों के मिलकर पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करती हैं। और अल्लाह करे कि हम इन मुश्किलात पर काबू पा लें। कोरोना, आज देखिए इतनी सारी बहसों में कोरोना का जिक्र नहीं, कोरोना ने की जिक्र, हालांकि उसके बहुत सख्त मसाइल पैदा हो रहे हैं और बहुत बढ़ रहे हैं। अगर अपोजिशन नहीं समझती और इमरान समझता है कि कोरोना से बड़े असरात खराब होंगे, तो इमरान को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए था और अपोजिशन के साथ राब्ते करके कुछ मुल्क की सूरत को नॉर्मल करना चाहिए था। बहरहाल हम बहुत मुश्किल में, यही कहा जा सकता है। सही। साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।